नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए में यहाँ पे स्टेटमेंट है, कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने जून 1857 के अपने अधिनियम 14 में 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों को पकड़ने व दंडित करने के लिए विशेष आयोग को असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई थी। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि मई और जून 1857 में उत्तर भारत में कई सारे जगहों पे जो हिंसा दंगाएं जो भड़की, उसी को दबाने के लिए देखा जाए तो समूचा उत्तर भारत में मार्शल लॉ यहाँ पे लागू किया गया था। इसी से आप को रिलेट कर सकते हैं, असाधारण शक्तियाँ यहाँ पे प्रदान की गई थी। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि 1857 के विद्रोह में देखा जाए तो सबसे अधिक जो समस्याओं का सामना करना पड़ा था अंग्रेजों को, वो थे यहाँ पे, ठीक है, मुसलमानों से। अब यही कारण देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सर सैयद अहमद खान के भारतीय विद्रोह के कारण, जो तब एक सरकारी उप न्यायाधीश थे, इनका प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों को निष्ठावान दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह और अपमान के साथ यहाँ पे देखा गया था। ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। देख पा रहे हैं कि विद्रोह के बाद के वर्षों में अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को संदेह और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो 1858 में एक सरकारी उप न्यायाधीश हुआ करते थे, उन्होंने कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, ध्यान रखिएगा, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक भी लिखी। उसका, ठीक है, पुस्तक लिखे जाने का जो मुख्य जो कारण था, अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों की वफादारी को यहाँ पे दिखलाना था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अभिकथन जो है यहाँ पे, या फिर कारण जो है यहाँ पे, कथन की सही व्याख्या आपको करते हुए नजर नहीं आएगा। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राष्ट्रवादियों के संदर्भ में नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच क्या अंतर है? नरमपंथियों के लिए वैचारिक प्रेरणा पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास थे, जबकि उग्रवादियों ने भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत पर जोर दिया। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट इसे कहा जा सकता है। देखा जाए प्रारंभिक राष्ट्रवादी, जिन्हें नरमपंथी भी कहा जाता है, भारत में वर्ष 1885 से 1907 के बीच सक्रिय राजनीतिक नेताओं का पूरा एक समूह हुआ करता था। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण संसाधनों को अपनाते हुए सुधारों की मांग करने में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पे संवैधानिक हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से। कुछ महत्वपूर्ण उदारवादी नेता में देखा जाए तो जैसे कि फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है, इन सारे ही नामों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। उग्रवादी भारत में इंग्लैंड के प्रोविडेंटियल मिशन में विश्वास करते थे, जबकि नरमपंथियों ने प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी की अत्यधिक आलोचना की। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए प्रारंभिक राष्ट्रवादी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहे, जिससे नेताओं के एक अन्य समूह को मुखर या उग्रवादी राष्ट्रवादियों के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। मुखर राष्ट्रवादियों के सबसे प्रमुख जो नेता थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल की तिकड़ी के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक। निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी मद्रास, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, पंजाब में हो जाएगा यहाँ पे संघवादी। यहाँ पे देखा जाए नंबर 1, यहाँ पे बारी बारी से बात करते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। साइमन कमीशन देखा जाए तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए स्टेनली बाल्डरबरीन, ये नाम आपको ध्यान में रख के चलना होगा। स्टेनली
बाल्डविन के तहत ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा नवंबर 1927 में नियुक्त किया गया था। भारतीयों का बहिष्कार के पीछे मूल कारणा थी या फिर मूल जो धारणा थी जिसके बारे में विदेशियों में चर्चा की गई और स्वशासन के लिए भारत की उपयुक्तता पर फैसला भी किया गया। मद्रास में देखा जाए यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1927 में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में हुई। एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में हुई और प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक रूप में आयोग के बहिष्कार करने का फैसला लिया गया, इसीलिए ये इसमें शामिल होगा ही होगा। दूसरा है यहाँ पे हिंदू महासभा। अब आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के आह्वान का समर्थन करने का फैसला किया गया। उनमें हिंदू महासभा के उदारवादी और जिन्ना के अधीन मुस्लिम लीग के बहुसंख्यक गुट भी शामिल थे, इसीलिए दूसरा भी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, देख पा रहे हैं जस्टिस पार्टी मद्रास। इसमें देखा जाए तो पंजाब हो गया, पंजाब के अलावा यहाँ पे दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने आयोग का बहिष्कार नहीं करने का फैसला लिया था, तो ये इधर पंजाब, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे जस्टिस पार्टी मद्रास। इन लोगों के द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया था। चौथा है यहाँ पे जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, ये बिल्कुल शामिल था। जिन्ना यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जिन्ना पूरी तरीके से इसमें शामिल होगा ही होगा। वर्ष 1927 में मुस्लिम लीग के 2 सत्र थे, एक जिन्ना के नेतृत्व में कलकत्ता में, जहां साइमन कमीशन का विरोध करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया था, अर्थात कलकत्ता से जिसकी अध्यक्षता देखा जाए मुस्लिम लीग की, तो खुद यहाँ पे जिन्ना के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर ए। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायसराय विलिंगडन द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव था जिसमें और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा किया गया था। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और यहाँ पे वायसराय क्या दिया है, विलिंगडन दिया हुआ है, तो बिल्कुल ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वायसराय था यहाँ पे लिन लिथगो द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का भी इसमें वादा किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसने प्रस्तावित किया कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य का कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा। अब इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था देखा जाए तो जैसे कि डोमिनियन स्टेट ये मुख्य लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था, और भारतीयों को सम्मिलित करके वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार भी करना था, और ये भी इसमें बताया गया था कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा। बदले में यह आशा की गई थी कि भारत में सभी दल और समुदाय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रयासों में यहाँ पे सहयोग करेंगे, लेकिन संयोगवश यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये करेक्ट होगा, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल बी। नौसेना विद्रोह 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्रोहियों ने उन जहाज़ों पर एक साथ बंधे हुए 13 झंडे फहराए जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्रोहियों ने उन जहाज़ों पर एक साथ बंधे, 13 नहीं होगा, 13 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 3 झंडे फहराए जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। एक कांग्रेस का, 3 झंडे में नंबर 1 एक हो जाएगा यहाँ पे कांग्रेस का, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे मुस्लिम लीग का, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, CPI का, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा यहाँ पे लहराया गया था। इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्रोह केवल वेतन के संबंध में कठिनाइयों के विरोध में रेटिंग द्वारा हड़ताल के रूप में शुरू हुआ। अब यहाँ पे देख पा रहे केवल लगा हुआ है, और केवल में जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, अधिकतर मामलों में आपको गलत ही लगाना है। मैंने कितना बार आपको बताया भी हुआ है।
तो यहाँ पे देखा जाए वेतन के साथ साथ बेहतर भोजन और नस्लीय भेदभाव के संबंध में कठिनाइयों के विरोध में रेटिंग द्वारा हड़ताल के रूप में विरोध शुरू हुआ था, इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से विद्रोह समाप्त हुआ था। यहाँ पे देखेंगे तो महात्मा गांधी की जगह यहाँ पे हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल के हस्तक्षेप से विद्रोह समाप्त हो गया था, जिन्होंने एम.एस. खान के साथ, ये नाम याद रखिएगा, एम.एस. खान के साथ बैठक के बाद हड़ताल समाप्त करने के बारे में एक बयान दिया हुआ था। तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी भी। चौथा है विद्रोह ने अंग्रेजों पर एक छाप छोड़ी कि देश छोड़ना बेहतर होगा। ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विद्रोह ने अंग्रेजों पर एक छाप छोड़ी कि देश छोड़ना यहाँ पे बेहतर होगा, जो कि दौर कब का चल रहा है, 1946 का, और आगे चल के भारत 1947 में आज़ाद हो ही जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्नाकुलर प्रेस को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दबाने के लिए डिजाइन किया गया था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ध्यान होगा लॉर्ड लिटन उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय यहाँ पे हुआ करता था। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकने के लिए अधिनियम यहाँ का प्रस्ताव किया हुआ था। यह वर्नाकुलर प्रेस को बेहतर ढंग से नियमित करने और राजद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दबाने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाकुलर प्रेस के बीच कोई मतभेद या फिर कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं था। कोई भेदभाव यहाँ पे कह रहा है नहीं था। अंग्रेजी और वर्नाकुलर प्रेस के बीच कोई भेदभाव नहीं था, यह कहना पूरी तरीके से यहाँ पे गलत होगा, जो कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के परिणाम स्वरूप प्रेस को बंद कर दिया गया और कुछ वर्नाकुलर प्रेस के लोगों पर मुकदमा भी यहाँ पे चलाया गया था। इस प्रकार देखा जाए यहाँ पे तो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे, इस अधिनियम को गैंगिक एक्ट के नाम भी यहाँ पे दिया गया था। इस अधिनियम को गैंगिक एक्ट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाने लगा था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल 1 और 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से किसी का भी अशोक के शिलालेखों में उल्लेख नहीं है। यहाँ पे देखेंगे मौर्य साम्राज्य लगभग 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, या फिर उसके राजधानी के रूप में भी आप जान सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पाटलिपुत्र, दूसरा में हो जाएगा यहाँ पे तक्षशिला, तीसरा में हो जाएगा उज्जैनी, चौथा में तोसली और पांचवा में हो जाएगा दक्षिण की तरफ यहाँ पे सुवर्णगिरी के प्रांतीय केंद्र। सभी का जो उल्लेख है अशोक के शिलालेखों में यहाँ पे मिलता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे शिलालेखों में उल्लेख नहीं है, जबकि उल्लेख है। अगर हम इन शिलालेखों की सामग्री की जांच करते हैं तो हम लगभग हर जगह एक ही संदेश या फिर एक ही जो मैसेज उत्कीर्ण पाते हैं कि पाकिस्तान के वर्तमान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से लेकर भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक पूरा ये एरिया में फैला हुआ था। यह संभावना है कि राजधानी और प्रांतीय केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण सबसे अधिक होगा, क्योंकि जो केंद्र है यहाँ पे जहाँ शासक होगा, आसपास के क्षेत्रों में जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है सख्ती से यहाँ पे पालन कराया जाएगा। मौर्य साम्राज्य का दौरा करने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के समन्वयक समिति के बारे में उल्लेख किया हुआ है।
बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेगास्थनीज जो कि ग्रीक राजदूत जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया हुआ था, इसने सैन्य गतिविधियों के समन्वयन के लिए 6 उप समितियों वाली एक समिति का भी इसने उल्लेख किया हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल 2। मध्यकालीन भारत के सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य वंश द्वारा जारी किए गए सिक्के प्रारंभिक काल में एक हाथी की आकृति के साथ वर्गाकार थे। बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पांड्य राजवंश द्वारा जारी किए गए सिक्के प्रारंभिक काल में एक ही हाथी की आकृति के साथ वर्गाकार थे। कालांतर में सिक्कों में मछली एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई थी। चोलकालीन सिक्कों पर तेलुगु भाषा में लेख उत्कीर्ण है। यह आपको मैं बता दूं, सोने और चांदी के सिक्कों पर देखा जाए संस्कृत में और तांबे के सिक्कों पर तमिल में ध्यान रखिएगा, तांबे के सिक्कों पर तमिल में यहाँ पे शिलालेख है। इसीलिए दूसरा जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से यहाँ पे सही नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग शासकों की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे चोल शासकों की बात करें तो नंबर 1 है यहाँ पे राजराज प्रथम के सिक्कों में एक तरफ राजा और दूसरी तरफ बैठी हुई देवी को आमतौर पर संस्कृत में शिलालेखों के साथ चित्रित किया गया था। वैसे ही यहाँ पे राजेंद्र प्रथम के सिक्कों की बात कर ले, तो इसके सिक्कों पर राजेंद्र या फिर गंगईकोंड चोल की कथा जो बाघ और मछली के प्रतीक के साथ यहाँ पे अंकित की गई थी। पल्लव वंश की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पल्लव वंश के सिक्कों पर देखा जाए तो सिंह की आकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पूछा जा सकता है, सबको आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे 1। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? नारायण राव, माधवराव द्वितीय, रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय। अब यहाँ पे पूछ रहा है अंतिम, ध्यान से देखते चलिए, अंतिम पेशवा था, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत आसान सा उत्तर है, बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पूर्व पेशवा रघुनाथ राव के पुत्र जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि ठीक है धोखेबाज व्यक्ति था। ठीक है, रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे और उन्होंने 1795 से लेकर 1818 तक यहाँ पे शासन किया हुआ था। तो अधिकतर जो भी यहाँ पे संधियाँ देखेंगे तो इसी के शासनकाल के दौरान ही कंप्लीट हुई थी। आगे चल के देखेंगे तो नानी साहब या फिर नाना साहब जिन्हें यहाँ पे ध्यान रखिएगा धोदू पंत के नाम से जाना जाता है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और दत्तक पुत्र होने के नाते उनका पेंशन यहाँ पे रोक दिया गया था। मराठा साम्राज्य के भारतीय पेशवा नाना साहब ने ब्रिटिश शासन के दौरान विद्रोहियों को प्रेरित करके कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। मनसबदार मुगल प्रशासन के एक प्रमुख प्रशासनिक पद था। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सौंपा जाता था या फिर तय किया जाता था? पद तय करना, वेतन तय करना, सैन्य जिम्मेदारियां। तो तीनों का तीनों ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे सबका सब यहाँ पे कार्य सौंपा जाता था। देखिए मनसबदार शब्द का जो प्रयोग है एक ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब जिसका अर्थ है वह पद या पदवी होता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। जात की संख्या, एक होता था जात और दूसरा होता था यहाँ पे सवार। अब जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की जो प्रतिष्ठा उतनी अधिक हो जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह के विषय से संबंधित एक कहानी द पॉइजन ट्री से जुड़े हुए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मैडम HP ब्लावत्स्की।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको ध्यान होगा जब बंगाल अकाल का सामना कर रहा था तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के महाकाव्य उपन्यास आनंद मठ ने सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि को व्यवस्थित किया, जिसने उन्हें बंगाली पुनर्जागरण पर एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। 1872 में एक मासिक साहित्यिक पत्रिका जिनका नाम था बंग दर्शन की भी स्थापना की, जिसके माध्यम से बंकिम को बंगाली पहचान और राष्ट्रवाद के उद्भव को प्रभावित करने का श्रेय भी दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में गजनी के मोहम्मद गजनी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके हाथों हार गए थे। ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो हुआ था 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज की हार ने पूरी तरीके से भारत के मध्यकालीन इतिहास का तख्ता पलट ही पूरी तरीके से कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम और राजकुमारी का अंतिम अपहरण यहाँ पे मेंशन किया गया, उसकी स्वीकृति के साथ हेमचंद्र के महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में अमर हो गया। अब ये देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट पढ़ते समय लगेगा कि सही है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट पढ़ते समय यहाँ पे लगेगा सही है, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। क्योंकि पृथ्वीराज और संयुक्ता का प्रेम और राजकुमारी का अंतिम अपहरण चंद बरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में अमर हो गया है। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से किस संघ ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कमी का यहाँ पे विरोध किया हुआ था? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको आगे चल के इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, इसी ने यहाँ पे इंडियन लीग का स्थान लिया हुआ था। इसकी स्थापना देखें 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने यहाँ पे की हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की रूढ़िवादी और जमींदारी समर्थक नीतियों से ये लोग असंतुष्ट थे। इसलिए देखा जाए तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी ही होगा। अब इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था। जैसे कि राजनीतिक सवालों पर एक मजबूत जनमत तैयार करना, एक आम राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय लोगों को यहाँ पे एकजुट करना। इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारी के लिए 1877 में आयु सीमा की कमी का विरोध किया हुआ था। बाद में इसका 1886 में देखा जाए 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। कथन ए है और इसके अलावा आर है, दोनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की भक्ति थी। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, चूँकि 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए रामानुज जो अलवारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। एक थे अलवार जो कि वैष्णव को मानते थे, और दूसरे थे यहाँ पे नयनार जो यहाँ पे शैव को मानते थे। तो सिंपल है, नयनार को ध्यान रखेंगे। नयनार मतलब नयन, आँख, 3 आँखों वाले कह सकते हैं, कि जिसका संबंध यहाँ पे शैव से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है यहाँ पे रामानुज की, उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति है। उन्होंने अद्वैतवाद को, जो शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, अद्वैतवाद को पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाए नकार दिया। तो इनके द्वारा दिया गया यहाँ पे विशिष्ट द्वैतवाद यहाँ पे दिया गया, और इसके तहत बताया गया कि योग्य एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित
करते हुए आत्मा सर्वोच्च ईश्वर के साथ एकजुट होने पर भी अलग बनी रहती है। उनके अनुसार ब्रह्म में विलय के बाद भी आत्मा अलग रहती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनके द्वारा यही बताया गया था। जैसे कि शंकराचार्य को आपको समझना होगा कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो यहाँ पे सिंपल बात बोला गया रामानुज के द्वारा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि यहाँ पे भक्ति की भावना तभी जगेगी, भक्ति की भावना तभी जगेगी जब इसमें एक हायरार्की होगा, एक पदानुक्रम होगा। अगर मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका मतलब कि पूरे दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर अगर यहाँ पे जीव बसता है, जीव बसता है, आत्मा बसता है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि भगवान अब जाके उनकी यहाँ पे पूजा करेगा। एक हायरार्की यहाँ पे होना चाहिए। ये आप अपने आप में भी लागू कर सकते हैं। अगर किसी के प्रति अगर रिस्पेक्ट आ रहा है तो बिल्कुल एक हायरार्की बना रहेगा। अपने समकालीन या फिर नीचे के लोगों के प्रति भक्ति की भावना शायद ना जगे, ऐसा कुछ ठीक है उनके द्वारा बताया गया था। कारण दिया है यहाँ पे, वह नयनार से अत्यधिक प्रभावित थे। अब नयनार नहीं होगा, वह अलवार से अधिक यहाँ पे प्रभावित थे। तो कारण गलत हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए सत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए एक अग्रणी समाज था और 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रार्थना समाज देखा जाए तो सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु एक अग्रणी समाज था एवं इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम ठीक है पांडुरंग द्वारा यहाँ पे किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। यह हिंदू धर्म के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन था और 1870 में न्यायमूर्ति एम.जी. रनाडे और आर.जी. भंडारकर इसमें शामिल हुए और इसमें नई ऊर्जा का यहाँ पे संचार किया। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। महादेव गोविंद रनाडे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। इसके अलावा देखा जाए प्रार्थना समाज के कई सदस्य पहले परमहंस मंडली में सक्रिय हुआ करते थे। प्रार्थना समाज द्वारा मूर्ति पूजा, पुरोहितों के लिए वर्चस्व, जातिगत कठोरता और अधिमान्य एकेश्वरवाद की यहाँ पे पूरी तरीके से निंदा की गई थी। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 1945 के आम चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 90% से अधिक गैर मुस्लिम वोट प्राप्त किया हुआ था। आपको मैं बता दूं कि वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानमंडल के लिए पे चुनाव किया गया था। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को गैर मुस्लिम वोटों का 91% 3%, यही अब दिया हुआ 90% से अधिक गैर मुस्लिम वोट प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें देखा जाए केंद्रीय विधानसभा की 102 सीटों में 57 सीटों पर अपना अधिकार किया हुआ था। प्रांतीय चुनाव में देखा जाए तो इधर बंगाल के साथ साथ सिंध, पंजाब, इन अगर 3 प्रांतों को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला हुआ था। प्रांतों में NWFP और असम शामिल थे, जो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे दावा कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने केंद्र के सभी 30 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का 86.6% मुस्लिम वोटों का यहाँ पे साथ मिला। इसने प्रांतीय चुनाव में देखा जाए, प्रांतीय चुनाव में 509 में से 442 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में अपने मंत्रालय भी यहाँ पे बनाए। तो इस प्रकार देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने प्रांतीय चुनाव में अपनी जीत के बाद NWFP और बंगाल में अपने मंत्रालयों का यहाँ पे गठन किया। ये कहना पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि करेक्ट नहीं होगा। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा और पहला सही होगा। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए कौन सा सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब कि दूसरा सही नहीं है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केवल और केवल 2। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, बिल्कुल केयरफुल रहना है।
निम्नलिखित में से कौन सी चरमपंथियों की मांग थी जिसके कारण कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी? स्वराज के संकल्प की मांग, रास बिहारी घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना। केवल एक है, केवल दो है, दोनों है, इसके अलावा ना तो एक और ना तो दो। इसमें देखा जाए वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों द्वारा रखे गए दो मुख्य उद्देश्य थे, जैसे कि स्वराज की संकल्पना की मांग था। इसीलिए देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा। इसमें आपको भी ध्यान रखना, तिलक और लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया जाना था, ये भी एक मुद्दा शामिल था, खासकर देखा जाए, ठीक है, गर्मपंथियों के रूप में। परंतु ये दोनों मांगे नरमपंथियों को स्वीकार नहीं थी। इस प्रकार लाला लाजपत राय के बजाय नरमपंथियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रास बिहारी घोष को, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रास बिहारी घोष को यहाँ पे समर्थन दे दिया। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि रास बिहारी घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल ये ठीक है, कह सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। रास बिहारी घोष को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था। यह पहली बार था कि कांग्रेस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किया गया। इस चुनाव के बीच चरमपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और कांग्रेस के मामलों पर नरमपंथियों का अधिकार स्थापित हो गया। रास बिहारी घोष को सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुना गया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, दोनों, एक और दो यहाँ पे दोनों। किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की योजना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय योजना के रूप में जाना जाता है? तारकीय योजना के रूप में जाना जाता है वेसर शैली, नगर शैली, द्रविड़ शैली, काकतीय शैली। तो नागर शैली जैसे कि उत्तर भारत में, इसके अलावा दक्षिण भारत में द्रविडियन शैली, और बीच का जो भाग है यहाँ पे इन सारे क्षेत्रों में देखा जाए तो बेसर शैली से आपको निर्मित संरचनाएं देखने के लिए मिल जाएगी, खासकर मंदिरों की सजावट के लेके मैं बात कर रहा हूँ। अब बेसर शैली की जो विशेषताएं हैं जैसे कि मिक्स है द्रविड़ शैली और इसके अलावा नागर शैली, दोनों का मिला जुला रूप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब बेसर शैली की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो चार दीवारी होती है, चार दीवारी जो होती है, ठीक है, मौजूद यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। गोपुरम जो खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार का एक बहुत भव्य जो द्वार होता है, सजावट होती है, अलंकरण होता है, इसमें गोपुरम उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है। इन मंदिरों की योजना एक तारे की तरह दिखती है, इसीलिए इसे तारकीय योजना के रूप में जाना जाता है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, बेसर शैली। जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर है बेसर शैली से निर्मित, जैसे दुर्गा मंदिर एहोल में। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर, इस मंदिर का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, पटकल में। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे केशव मंदिर सोमनाथपुर में। आवाज आप लोग सुनते रहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में कला और संस्कृति के संदर्भ में पटचित्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक चित्र, लोक परंपरा। अब यहाँ पे पटचित्र मतलब जो दीवारों पे बनाई जाती है चित्र, ठीक है, इसमें देखेंगे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, लोक चित्र। चूंकि इसमें सूती कपड़े की छोटी पट्टियों पर किया जाता है, जो कपड़े को मुलायम सफेद पत्थर के पाउडर और इमली के बीज से बने गोंद के साथ लेप करके तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लोक चित्र को बनाने के लिए पहले यहाँ पे बॉर्डर बनाने की प्रथा है, फिर आकृतियों का एक स्केच सीधे ब्रश से बनाया जाता है इस बॉर्डर के अंदर, फिर उसके बाद से सफ़ेद, काले, पीले और लाल जैसे रंगों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। पूरा होने के बाद देखा जाए तो पेंटिंग को चारकोल की आग पर रखा जाता है और सतह पर यहाँ पे लगाया जाता है ताकि इसे जल रोधी बनाया जा सके और उससे यहाँ पे शाइनिंग आती है, चमक आती है।
वेनसांग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भारत के जाति व्यवस्था का अध्ययन किया और सीयू की पुस्तक भी लिखी। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखा जाए वेनसांग 7वीं शताब्दी में एक चीनी बौद्ध भिक्षुक या फिर विद्वान, यात्री, अनुवादक, सब यहाँ पे कह सकते हैं, उनके द्वारा भारत की जाति व्यवस्था का अध्ययन किया गया था और पूरा का पूरा भारतीय यात्रा वृत्तांत का जो वर्णन है उनके द्वारा अपनी पुस्तक सीयू की पुस्तक में लिखा गया, इसीलिए बिल्कुल करेक्ट होगा। उन्होंने कहा कि भारत में जल्लादों और मैला ढोने वाले को शहर से बाहर रहने के लिए यहाँ पे मजबूर किया जाता था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था कठोर थी वेनसांग के अनुसार, जिसमें पर्दा प्रथा नहीं थी और महिलाओं को शिक्षा भी प्रदान की गई थी, लेकिन सती प्रथा वेनसांग के द्वारा माना जाता है कि उस समय पीक अवस्था पे थी, बहुत बड़े मात्रा में थी। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। प्राचीन भारत के दौरान प्रयुक्त शब्द कम्मकार का अर्थ क्या होगा? कम्मकार का अर्थ क्या होगा? कारीगर है, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, इत्र निर्माता, कर संग्रह अधिकारी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भूमिहीन खेतिहर मजदूर। यही है, भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। बाद के वैदिक युगों में देखा जाए, बाद के वैदिक युगों में देखा जाए तो महिलाओं और दासों के साथ कम्मकारों को सभाओं में भाग लेने की यहाँ पे अनुमति नहीं थी, इसीलिए चर्चा में भी रहता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। चोल साम्राज्य के दौरान ब्रह्मदेय अनुदान की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी सही है? भूमि ब्रह्मदेय के रूप में या तो एक ब्राह्मण या कई ब्राह्मण परिवारों को दी जाती थी, जो कुछ से लेकर कई सौ तक होती थी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य के दौरान ब्रह्मदेय अनुदान धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था, जिसको भूमि अनुदान के रूप में भी जाना जाता था। इसमें देखेंगे ब्रह्मदेव, जिसे नाम से ही यहाँ पे लगा हुआ है ब्रह्मदेव, अर्थात ब्राह्मणों को दिया गया जो दान होता था। ठीक है, तो ये जो भूमि था ब्रह्मदेव के रूप में या तो एक ब्राह्मण या कई ब्राह्मण परिवारों को दी जाती थी, जो कुछ से लेकर कई सौ या 1000 से भी अधिक तक हो सकती थी, जैसा कि दक्षिण भारतीय संदर्भ में देखा गया है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उनके निर्माण का मतलब राज्य द्वारा कृषि अधिकारों का त्याग था, लेकिन राजस्व के संभावित स्रोतों का नहीं। उनके निर्माण का अर्थ था राज्य द्वारा, ध्यान से सुनते चलिए, राज्य द्वारा राजस्व के वास्तविक या संभावित स्रोतों का परित्याग करना, लेकिन राजस्व से संभावित स्रोतों का नहीं, बल्कि ये भी शामिल होगा। सबका यहाँ पे क्या करना है? परित्याग करना है, त्याग करना है। इस लिहाज से देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल 1। वर्ष 1931 के गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी इरविन समझौते सभी अध्यादेशों और अभियोगों को यहाँ पे वापस लेना, सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्तियों को बहाल करना, नमक के मुफ्त संग्रह या विनिर्माण की अनुमति देना। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत नहीं हुई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत देखा जाए तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ एक आधिकारिक बैठक में भाग लिया हुआ था। संवैधानिक सुधारों पर बातचीत यहाँ पे की गई थी, जिसमें देखा जाए 5 मार्च ये डेट याद रखिएगा, 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे, जैसे कि बताया गया नंबर 1, सभी अध्यादेशों और अभियोगों को यहाँ पे वापस लेना, इसका मतलब करेक्ट होगा ये। दूसरा है यहाँ पे सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्तियों को बहाल करना, ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सभी राजनीतिक बंदियों को यहाँ पे रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा नमक के मुक्त संग्रह या निर्माण की अनुमति देना, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा।
लेकिन चौथा है देख पा रहे हैं, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत नहीं हुई। ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ यहाँ पे गांधी खुद राजपूताना जहाज से रवाना हुए थे। ठीक है, ब्रिटेन गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो इसका मतलब कि कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के अंतर्गत यहाँ पे किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति। सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन देखा जाए तो बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, और दूसरा है यहाँ पे उपाली, आनंद और उपाली के द्वारा यहाँ पे किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान स्थान था राजगृह में यहाँ पे सप्तकर्णी गुफा में, और टाइम पीरियड देखा जाए तो इसे भी ध्यान रखिएगा 483 BC, और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और ये शासक जो था किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उनके अर्थ से गलत सुमेलित है? तवरम तमिल में कविताओं का संग्रह, बिल्कुल सही है। सरिया है यहाँ पे मुस्लिम समुदाय पर शासन करने हेतु ये कानून, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा नंबर पे यहाँ पे मकतूबत, सूफी संतों द्वारा लिखित पत्र हुआ करता था, ये भी बिल्कुल सही है। एक और शब्द आपको ध्यान रखना है, मामा। इसका मतलब होता है इस्लामिक अध्ययन के धार्मिक विद्वान, जिसको मामा कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे तो सारा का सारा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा गलत सुमेलित है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सबका सब करेक्ट है। दास वंश के किस सम्राट ने जिल्ले इलाही की उपाधि प्रदान की थी? जिल्ले इलाही की उपाधि प्रदान की हुई थी इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, नसीरुद्दीन महमूद। अब यही एग्जाम में आप गलत करते हैं, जिल्ले इलाही का नाम जैसे आता है लगता है कि अकबर, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है दास वंश। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, गयासुद्दीन बलबन, जो कि दिल्ली सल्तनत में वंश का, ठीक है, कह सकते हैं एक सम्राट था, एक सुल्तान था। इसके द्वारा 1265 से लेके 1287 तक शासन किया गया था। बलबन के अधीन दिल्ली सल्तनत ने कई मंगोल आक्रमणों का यहाँ पर मुकाबला किया था। इसके द्वारा जिले इलाही की उपाधि मिली हुई थी, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। किस शासक ने त्रिधातु सिक्का प्रणाली की शुरुआत की, जो बाद में मुगल सिक्का प्रणाली बन गई? शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, उसके बाद है यहाँ पे हुमायूं। अब यहाँ पे देख पा रहे त्रिधातु सिक्का, त्रिधातुवाद की प्रणाली जो मुगलई जो सिक्कों की विशेषताएं थी, वह काफ़ी हद तक देखा जाए मुगलों की नहीं बल्कि शेरशाह सूरी की यहाँ पे रचना थी। शेरशाह ने चांदी का एक सिक्का जारी किया गया, जिसको यहाँ पे रुपया कहा गया, ठीक है, जो आधुनिक रुपये का अग्रदूत था, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहा। दाम भी चलाया गया था, आज तक देखिए बिहार में दाम बहुत अधिक प्रचलित है। चांदी का रुपया यहाँ पे जारी किया गया, और हाथ में सोने के सिक्के को मोहर और तांबे के सिक्कों को यहाँ पे डैम कहा गया। सोने के सिक्के को मोहर और तांबे के सिक्के को यहाँ पे डैम कहा जाता था। शेरशाह सूरी भारत में सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इसकी राजधानी आधुनिक बिहार में सासाराम में थी। अब इस पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, शेरशाह सूरी। बहमनी साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल के दौरान राजधानी को गुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित कर दिया गया था? अहमद शाह, अलाउद्दीन शाह, बीर शाह, इसके अलावा है कोई भी नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, अहमद शाह। बहमनी सल्तनत दक्षिण भारत में दक्कन का एक फारसी सुन्नी मुस्लिम साम्राज्य था। अहमद शाह, ध्यान रखिएगा, अहमद शाह
बहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित कर दिया था। गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित कर दिया था। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, आपको ध्यान होगा, इसने भी राजधानी परिवर्तित किया था। आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है, अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया गया, दिल्ली से उठकर वो कहाँ आ गया था। 1347 से 1425 तक गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। 1429 में इसकी राजधानी हो गई थी बिदर। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने अनुशंसित किया कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखा जाए ये गलत है। चूँकि अलग सांप्रदायिक मतदाताओं को बनाए रखना और अन्य समुदायों तक बढ़ाया जाना था, इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। रिपोर्ट ने केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को यहाँ पे स्वीकार किया। अब रिपोर्ट में कह रहा है कि केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को यहाँ पे स्वीकार किया गया, जबकि रिपोर्ट में केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी को खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा गवर्नर जनरल को मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और भारत सरकार द्वारा उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण होगा ही होगा। तो बी भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, इसने सिफारिश की कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाना चाहिए और बर्मा को भारत से अलग किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट है, सी। इसने भारतीय रंगरूटों की तुलना में ब्रिटिश रंगरूटों के लिए बढ़े हुए वेतन और भत्तों के प्रावधान के साथ भारतीय पुलिस सेवा के निर्माण की सिफारिश की। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे वर्ष 1917 में इस्लिंगटन आयोग की एक रिपोर्ट में पहली बार भारतीय पुलिस सेवा का नाम का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा, डी नहीं होगा ना, डी तो यहाँ पे इसने भारतीय रंगरूटों की तुलना में ब्रिटिश रंगरूटों के लिए बढ़े हुए वेतन और भत्तों के प्रावधान के साथ भारतीय पुलिस सेवा के निर्माण की सिफारिश की। साइमन कमीशन दिया हुआ है और मैंने बताया था कब, 1917 में यहाँ पे इस्लिंगटन आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया था। तो डी भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सा कथन सही है? सिर्फ और सिर्फ सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अगरिया, थारू, बुक्सा, इसके अलावा है बैगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, थारू। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी है। ये मुख्य रूप से देखा जाए नेपाल और भारत के तराई मैदानों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वे मुख्य रूप से महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, इसके अलावा बलरामपुर, गोरखपुर और बहराइच जिले में पाए जाते हैं। ये मानते किसको? बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म को मानते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट कि ट्राइब में यहाँ पे देखेंगे, खासकर थारू कम्युनिटी में दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है।